नमस्कार। जागरण न्यू मीडिया के लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम विशेषज्ञों के साथ ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपके फायदे से जुड़ी होती हैं। इस साल अब तक 28 कंपनियों के आईपीओ आ चुके हैं और उन कंपनियों ने कुल मिलाकर 42,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं। आईपीओ में निवेश करने वाले कई निवेशकों को भी अच्छा फायदा हुआ है। आज हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे आईपीओ में निवेश की रणनीति पर। हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड के ईवीपी एवं इक्विटी एक्सपर्ट वीके शर्मा जी और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एवीपी रिसर्च इक्विटीज सौरभ जैन जी। और मैं हूं मनीष मिश्रा। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण शर्मा और मैं हूं आपका को होस्ट। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे दोनों गेस्ट का, सौरभ जी और वीके शर्मा जी का। मैं पहला सवाल अपना वीके सर से पूछना चाहूंगा। सर, सरल भाषा में अगर बात करी जाए तो हमारे दर्शकों के साथ में बताइए, आईपीओ का मतलब क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है और कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाता है? जी जी आईपीओ का मतलब ये होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब कभी भी कोई पहली बार जब कोई कंपनी आती है जो अपने शेयर को धारक को देती है, तो उसके अंदर इनिशियल एप्लीकेशन होती है और उसके बाद वो लिस्ट हो जाता है। तो ये पहला मौका होता है जब वो शेयर आपको मिलता है। और अक्सर आईपीओ की जो प्राइस है वो अक्सर कम होती है, बाद में स्टॉक प्राइस बढ़ता है। ये आमतौर पर हम समझ सकते हैं। आम भाषा में समझाऊं, जैसे हल्दीराम है, उसका आप चाहे कि मुझे इस दुकान में 5% हिस्सा दे दो, तो वो आपको नहीं देंगे। लेकिन उनका जब आईपीओ आएगा तो आप उनको ले सकते हैं। आप टाटा स्टील का शेयर ले सकते हैं सेकेंडरी मार्केट से, या कोई दूसरा, जैसे अभी और कोई आईपीओ आएगा उसके अंदर उनकी खरीदारी आप कर सकते हैं। तो ये पहला मौका होता है और उसके बाद मौके मिलते रहते हैं लगातार। जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आईपीओ तो कई तरह के आ रहे हैं, कई कंपनियों के आए और आने वाले हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी आईपीओ को उस कसौटी पर कसने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे पैमाने होते हैं एक आईपीओ का आंकलन करने के लिए। सबसे पहला होता है, जो मुझे लगता है कि सबसे बेहद ज़रूरी बात है, कि कंपनी का बिज़नेस क्या है। अगर वो आपको बिज़नेस समझ में आता है, तब तो वो आपकी लिस्ट में आता है, अदरवाइज़ वो आईपीओ आपको छोड़ देना चाहिए। मैं एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि बिज़नेस को समझना, अगर आपको बिज़नेस अच्छा लग रहा है, मार्केट फैंसी बिज़नेस है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी बात ये है कि मैनेजमेंट कैसी है। मैनेजमेंट का एक जब आरएचपी आता है, तो वहाँ पर एक मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रहता है, उसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। वहाँ पर आपको पता लगता है कि मैनेजमेंट कैसी बिज़नेस को चला रही है और उसे कैसा लग रहा है कि व्यापार कैसा चलने वाला है, आगे सिनेरियो कैसा है। यहाँ से आपको बिज़नेस का इनसाइट मिलता है कि बिज़नेस का फ्यूचर कैसा है मैनेजमेंट के द्वारा। फिर तीसरी बात कि मैनेजमेंट उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए रणनीति क्या है? क्या ये आईपीओ उसी रणनीति का एक ज़रिया है? मतलब कई बारी आईपीओ, अभी फिलहाल जब हम जितने नए आईपीओ जैसे जो 40-50 हज़ार करोड़ रुपए बाज़ार से रेज़ हुआ है, इसमें बहुत हद तक पैसा या तो प्रमोटर ने बेचा है, या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो पहले इनिशियली कंपनी में आए थे, उन्होंने यहाँ से निकलने का ये रास्ता चुना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का। कंपनी वो काफ़ी अच्छी रहती है जहाँ पर कुछ पैसा ऑफर फॉर सेल में हो और कुछ पैसा बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए हो। चौथी बात मैं ये समझता हूँ कि ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं वो किस कैटेगरी के हैं। वहाँ पर जैसे जब आईपीओ खुलता है, तो एंकर इन्वेस्टर बुक ज़रूर देख लेना चाहिए कि एंकर इन्वेस्टर बुक कितने टाइम्स बढ़ रहा है। अगर वहाँ पर अच्छी डिमांड है, तो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ तो काफ़ी अच्छी तरीके से श्योरिटी मिल जाती है कि लिस्टिंग अच्छी होने वाली है। फिर एफआईज़ का डिमांड और क्यूआईबी, एफआईज़, क्यूआईबी, एनआई, जो अपना हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका डिमांड कैसा है। जब आईपीओ चल रहा होता है, तो आपको इसकी अच्छी गाइडेंस मिल जाती है और उससे आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि लिस्टिंग अच्छी हो सकती है। जी, जी। विनोद सर, मेरा अगला सवाल आपसे है। आईपीओ की अगर बात करी जाए तो इस साल हम लोगों ने एक, जैसे कहते हैं ना, एक रेल सी देखी है जिसमें लगातार बहुत सारी कंपनियों ने अपने आईपीओ लिस्ट करने के लिए मेंशन किया है। और अभी रिसेंटली जोमेटो के आईपीओ अगर बात करी जाए तो काफी अच्छी उसकी लिस्टिंग हुई है, और जो एक्सपेक्टेशंस थी और इस एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई उसको वैल्यूएशन हुई है। तो इतनी सारी कंपनीज जो ये आईपीओ अपना लेके आ रही हैं, इसके पीछे क्या मतलब रणनीति हो सकती है इन कंपनीज की? क्या बेनिफिट मिलता है कंपनी को आईपीओ लेके आने के लिए मार्केट में? जी, कंपनी को बेनिफिट तो ये मिलता है कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको एक मौका मिलता है निकलने का, अगर वो ऑफर फॉर सेल दे रहे हैं तो।
और जो पब्लिक को ये फायदा होता है कि वो एक ऐसे बिजनेस में जिसमें वो पैसे नहीं लगा सकते थे उसमें उनको लगाने का मौका मिल रहा है। तो ये जो कंपनियां हैं ये बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि ये लॉस मेकिंग है और जोमेटो लॉस मेकिंग है और फिर भी इसके वैल्यूएशन इतने अच्छे हैं। जी। तो इसमें ये मेरा जो कमेंट है वो जोमेटो के ऊपर नहीं है पर इस तरह की कंपनियों के ऊपर है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मार्केट ये देखता है कि क्या इनका बिजनेस और बढ़ने वाला है, अगर बढ़ने वाला है तो प्राइस भी बढ़ेगी। तो वो दर्शक फंडामेंटल भले ये लॉस कर रही है कंपनी लेकिन फिर भी इस तरह से लगाते हैं। अब आमतौर पर जो कंपनी ये खाना बेच के काम कर रही है कल को कौन रोकता है उसको दवाइयों को बेचने में या कोई दूसरा अन्य सामान। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर आपके खुल जाते हैं और अचानक आप देखेंगे कि ये तो जो पोटेंशियल है वो तो काफी ज्यादा है। तो इस तरह का हिसाब किताब लगाना चाहिए। पर मैं कहूंगा कि जो एनालिस्ट होते हैं जो रिकमेंड करते हैं उनको सेबी की तरफ से वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो बाय भी नहीं बोल सकते। हम किसी आईपीओ के अंदर ये भी नहीं बोल सकते सब्सक्राइब, हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर दी होती है वो देनी होती है। और काफी जो मुश्किल काम होता है इन्वेस्टर को अपने आप लगाना होता है कि मैं इसमें लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो उस केस में एक थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि जब कभी भी आईपीओ आए और आपको वैल्यूएशन उसके परिपक्व लगे पहले ये देख लो कि क्या उस जैसी कोई लिस्टेड कंपनी बाजार में है। अगर वो है तो आप उसको फिर वैल्यू करें। अगर आप इस तरह का वैल्यूएशन करेंगे तो आप रिलायंस पावर जैसे आईपीओ से बच जाएंगे। जो लोग आजकल जो निवेशक हैं उनको शायद रिलायंस पावर का ध्यान नहीं होगा। 2008 में रिलायंस पावर का इशू आया था, 405 और 450 रुपए का बैंड था और ये कंपनी जिसका 1000 मेगावाट की कंपनी से भी कम इसकी कैपेसिटी थी वो 15,000 कैपेसिटी लगाना चाहता था मेगावाट की। लेकिन 5 साल के बाद उसी के सामने आपके पास एनटीपीसी थी जो 115 रुपए में मिल रही थी और उसके पास वो कैपेसिटी 17,000 मेगावाट की थी जो रिलायंस जहां पे जाना चाहता था उसके पहले ही उसके पास एग्जिस्टिंग मौजूद है और प्राइस 1/4। तो किसी प्रकार का इस तरह का धोखे आप नहीं फंसते अगर कोई इस तरह का काम कर लेता है। तो मर्चेंट बैंकर का काम है प्राइस लेके आना और उसका काम वो मर्चेंट बैंकर का जो दायित्व है वो इन्वेस्टर की तरफ नहीं है, उसका दायित्व कंपनी की तरफ है। तो आप ये ध्यान से समझे कि ये जो प्राइसिंग है वो आपको ही संभालनी पड़ेगी और कोई जब आपको समझ में नहीं आए उसको स्किप कर देना सबसे अच्छा होता है। बिकॉज जो एग्जिस्टिंग आपको कंपनी लग रही है महंगी वो हो सकता है लिस्टिंग के बाद नीचे आए, हो सकता है लिस्टिंग के बाद ऊपर आ जाए, लेकिन आपके लिए स्टॉक के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपके पास दुनिया भर के ऑप्शन सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट में रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो जब प्रेशर हो तो निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सर हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, किसी कारण से उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो क्या जब लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हाँ तो वहां पर क्या देखा जाना चाहिए? मैं समझता हूँ कि सेकेंडरी मार्केट में अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, एक हिस्ट्री रहती है। जनरली फैंसी मार्केट में जब आईपीओज आते हैं तो उनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मतलब वो वैल्यूएशंस अच्छी मतलब प्राइस पे लेके आते हैं। और खासकर जब लिस्टिंग होती है तो यूफोरिया इतना ज्यादा होता है क्योंकि जो आवंटन है, जो अलॉटमेंट है वो इतना कम हुआ रहता है कि प्राइस काफी ऊपर जाके सेटल होता है, तब जाके एचएनआई को कुछ पैसा बचता है क्योंकि काफी ज्यादा फाइनेंसिंग जॉब भी इसमें रहता है थोड़ा बहुत। तो मैं समझता हूँ कि एक बिजनेस अच्छा में निवेश करना और एक अच्छी वैल्यूएशन पे निवेश करना, ये दोनों बातों को ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक बहुत अच्छी कंपनी है, वो लिस्ट हो गई, प्रीमियम पे लिस्टिंग हो गई, आपको इशू में अलॉटमेंट नहीं मिला, लेकिन क्योंकि आपको सिर्फ वो कंपनी को ओन करना है इसलिए आप कोई भी पैसा दे दें, ये अच्छी बात नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि एक वैल्यूएशन को भी जरूर देखना चाहिए। अगर वो रन अवे है, काउंटर आपके हाथ से छूट गया है, तो लेट इट बी, आराम से बैठे रहिए और आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तब आप उसमें निवेश कीजिए। और लिस्टेड जब हमारे पास 1000 से ऊपर ज्यादा स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो क्या इसमें आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अच्छे स्टॉक्स नहीं मिले। और हमेशा कुछ ना कुछ सेक्टर्स फेवरेट रहते हैं। वो सेक्टर्स जो फेवरेट चल रहे हैं, आप उसमें से अपना
कोई भी लार्ज कैप या बड़ा मिड कैप, एक नए निवेशक को, खासकर आईपीओ मार्केट से जो लोग जुड़े हुए होते हैं ना, बहुत सारे लोग जो नए नए आते हैं मार्केट में, इस पे 1 साल 1.5 साल में जो इतने ज्यादा अकाउंट खुले, नए निवेशक बहुत सारे आए, और जब वो कुछ पैसे कमाएंगे तो उनको मन करता है कि और पैसा डालें। इसमें गलतियां होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया, लिस्टिंग गेन हो गया, बुक कर लीजिए, पीछे मत भागिए। सेकेंडरी मार्केट में आपके पास बहुत अच्छे सेक्टर्स लिस्टेड हैं, कितने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस सेक्टर क्या रहे हैं, जैसे फर्ज कीजिए आज आईटी अच्छा चल रहा है, रियल एस्टेट अच्छा चल रहा है, बैंकिंग अच्छा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चल रहा है, कैपिटल गुड्स अच्छे चल रहे हैं। तो वहां पर जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसका लार्ज कैप या बड़ा मिड कैप में आप पैसे लगाइए, आप निश्चय ही पैसे बचाएंगे। जी, विनोद जी, जैसे सौरभ जी ने बताया कि काफी सारे ऑप्शंस होते हैं आईपीओ के अलावा जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। मैं उसी के अराउंड आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या ऑप्शन होते हैं जो कि हमारे दर्शक यूज कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में। और इसके साथ में एक और सवाल मेरा है कि जो आजकल जो ये चलन है फियर ऑफ मिसिंग आउट का, कि मैं अगर आईपीओ में नहीं लगा रहा हूं तो शायद मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर जाऊंगा, इससे कैसे बचा जाए? जी, हमने दोनों ने जिक्र किया इस बात का कि जब आपको वैल्यूएशन पसंद आए तभी स्टॉक के अंदर डालें, एक आईपीओ के अंदर डालें, और जब नहीं आए, आपका मन दुविधा में हो, तो नहीं लगाना बेहतर है। अब बचने का फियर ऑफ मिसिंग आउट मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक अभी आप देखिए कि इस साल करीब 28 आईपीओ आए हैं और लिस्ट हो गए हैं, उनकी गिनती 28 की है। उनमें से 6 आईपीओ ऐसे थे जिन्होंने लिस्टिंग के वक्त घाटा दिया, लेकिन उनमें से 3 ऐसे हैं जो अब फायदा दे रहे हैं। तो आवश्यक नहीं कि लिस्टिंग गेन नहीं है तो आपको बाद में नहीं अच्छा मिलेगा, वो भी मिला। और बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो लिस्टिंग गेन थे उससे बेहतर भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर होते मार्केट के अंदर तो आप पाते पूरा मार्केट, कोई भी स्टॉक आपने लिया हो वो मार्च 2020 के बाद डबल से ज्यादा है। तो ये इतनी अच्छी बात है कि पूरा मार्केट में हमने कहीं भी पैसा लगाया होता तो अच्छा होता। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मार्केट में, और एक नहीं बहुत सारी आती हैं, तो चलती रहती हैं। तो अगर आईपीओ 29 आए हैं तो आपके पास दूसरी रोजाना ट्रेड होने वाली कंपनी 2,500 के आसपास है जो बीएससी में कम से कम ट्रेड होती हैं, एनएससी में ट्रेड होती हैं। तो इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं, और वो भी गिरे हुए होते हैं। जैसे कोई स्टॉक 20% नीचे है, आपने देखा हुआ है, सब कुछ मालूम है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का, तो अब आप उसको ले रहे हैं तो कोई किसी प्रकार का कोई अर्ज नहीं। तो पर उसके लिए थोड़ी आपको समझ बेहतर होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि आम निवेशक को, जो एक आईपीओ का इन्वेस्टर है, उसे चाहिए कि इंडिविजुअल स्टॉक में पब्लिक में, मतलब जो लिस्टेड सेकेंडरी मार्केट में न जाए, उसकी बनिस्बत अगर वो निफ्टी का ईटीएफ कोई ले ले या कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करे, तो वहां पे आपको कम ज्ञान की जरूरत होती है। तो आप बेहतर कर सकते हैं, जो जानकार हैं ऑब्वियसली वो ढूंढ सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सौरभ जी कि आईपीओ में इन्वेस्ट आमतौर पर लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए करते हैं कि मतलब कुछ दिनों में 10-15 दिनों में ही उनको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाए। लेकिन अगर इस मुनाफे के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दांव खेल रहा है, तो उसको ये भी जानना चाहिए कि एक आईपीओ में क्या क्या रिस्क होते हैं, कौन कौन से जोखिम जुड़े होते हैं। आप उनकी शंका का समाधान कीजिए कि आखिर किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है उसमें। देखिए, जो रिस्क मेजरली जो रिस्क होता है वो बिजनेस ओरिएंटेड रिस्क रहता है। जैसे हमने पहले भी मैंने अभी बताया, आपके सवाल का जवाब दिया कि बिजनेस कैसा है, मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि इसमें आपको अगर कॉन्फिडेंस मिल गया तो खराब प्राइस में भी बाई चांस अगर आपके हाथ में वो फंस गया, तो भी आने वाले समय में जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ आएगी, तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा वापस मिल जाए, आपको जिस रेट पे आपने निवेश किया है वो रेट मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में दोबारा आ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फर्स्ट पॉइंट पे ही आपको उस आईपीओ में एप्लीकेशन ही नहीं लगाना चाहिए। अभी फैंसी इतना मार्केट है जहां पर अगर आप टीवी खोलेंगे, सीएनबीसी देख लो, ईटी नाउ देख लो, कोई भी चैनल देख लो, जब अर्निंग्स की बात होती है तो आईटी कंपनियों की फर्स्ट करें एग्जांपल लेते हैं। अभी FY21 का फर्स्ट क्वार्टर आया है और जस्टिफिकेशन क्या आ रहा है, FY23 की ईपीएस के हिसाब से पीई इतना चल रहा है।
इसका मतलब ये है कि मार्केट की कई कई पॉकेट्स इतनी महंगी हो गई हैं दैट मार्केट हैज स्टार्टेड डिस्काउंटेड 2 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स। ऐसे में जब आईपीओ आ रहे हैं तो प्राइसिंग काफी ज्यादा है। अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए काम कर रहे हैं और आपको मिलता है तो भी आप बुक कीजिए और अपने बिल्कुल निश्चय के साथ रहिए, और अगर आपको लॉस मिलता है तो लॉस भी बुक कीजिए, क्योंकि जो कैपिटल आपने इस काम के लिए लगाई है दैट हैज टू बी सर्कुलेटेड। अगर आपके हाथ में ऐसे ही आईपीओ बाई चांस 2 या 4, 3, 5 कुछ भी इकट्ठे हो गए, तो फर्ज कीजिए एक एप्लीकेशन में 15,000 रुपए लगते हैं, तो आपके हाथ में 60,000 या 75,000 रुपए के शेयर रह गए जो लॉस मेकिंग है। तो ऐसा नहीं कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ रहिए। लिस्टिंग गेन की बात है तो लिस्टिंग लॉस की भी बात, गेन्स मिलते हैं बुक करना है, लॉस मिलता है बुक करना है, लेकिन पहले प्राइमरी होमवर्क ये है कि बिजनेस अच्छा है तभी मुझे लगाना है। और खासकर अगर बिजनेस अच्छा है तो अलॉटमेंट के चांसेस भी आजकल कम है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन ही बहुत ज्यादा हो रहा है। जी। विनोद जी, मेरा अगला सवाल, आईपीओ में जो कंपनीज आ रही हैं अब, अगर देखा जाए तो पहले जो हमेशा देखा गया है वो जो ब्रेक और मॉर्टार वाली कंपनीज होती हैं, हार्ड कंपनीज, उन लोगों के आईपीओ आया करते थे। बट अभी हाल फिलहाल में देखा गया है जो डिजिटल एरा की जो ये कंपनीज हैं, इनके आईपीओ आने शुरू हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चलन है ये आगे जाके और बढ़ेगा, या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इसके अलावा? मेरा ये मानना है कि ये जो आईपीओ जिस तरह के आ रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है कि हमारा बिजनेस किस ओर जा रहा है। तो जिस तरह का बिजनेस बढ़ता है, खासकर लॉकडाउन के अंदर हमने देखा कि जब फिजिकल डिस्टर्बेंसेस आए तो जी। इस तरह का काम चल पड़ा है। तो ये जितनी भी इस तरह की कंपनियां हैं, उनका बिजनेस बहुत बड़ा है। तो ऑब्वियसली इनका आएगा जब कभी भी, भले ब्रिक एंड मोटार हो या फिर इस तरह की आईटी या कोई दूसरी कंपनी हो जो वर्चुअल वर्ल्ड में रहती हो, तो आपको वैल्यूएशन उनके कंपैरेटिव उन्हीं के सेगमेंट से करना चाहिए, न कि दूसरे के साथ। स्ट्रेंथ ये भी होती है कि अगर एंकर इन्वेस्टर के पास मौका था उसको प्रॉफिट बुक करने का, फिर भी उसने बुक नहीं किया, तो ये आपके लिए एक एडेड अपॉर्चुनिटी होती है, अट्रैक्शन होता है शेयर को लेने के लिए कि बॉस उसको तो इतना अच्छा मिल रहा था, उसने फिर भी बुक नहीं किया, तो बड़ी अच्छी बात है, जिसका मतलब और इसको लिया जा सकता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों ही आपके पास रहती हैं आईपीओ के अंदर, जो आमतौर पर इन्वेस्टर जिनको जानता नहीं। अगर आईपीओ में किसी ने इन्वेस्ट किया, लिस्टिंग गेन ले लिया, कंपनी लिस्ट भी हो गई, मतलब सब कुछ मुनाफा भी काट लिया निवेशक ने, अब वैसे निवेशक जो आईपीओ जिनको अलॉट नहीं हुआ था, अगर वो उसी शेयर में, उसी जिस कंपनी का आईपीओ आया था, अगर उसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो क्या ये तर्कसंगत है? देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल की बात है। अगर कॉन्फिडेंस अगर आपको आ रहा है कि वो उसकी कंपनी काफी अच्छी है और वैल्यूएशन प्ले आउट जो मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग के बाद आपको वो ठीक दाम लग रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसके साथ की कंपनियां सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड हैं जहां पर वैल्यूएशन आपको ज्यादा कंफर्ट दे रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां पर पैसा जरूर लगा सकते हैं आप। तो देखिए, दोनों में आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि लिस्टिंग जो पहले से चल रही है सेम सेक्टर में, उसमें कोई अगर अच्छा लीडर है तो वहां पर पैसा लगाना मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो नई कंपनी होती है उसको अपना वजूद और कॉन्फिडेंस दोनों साबित करना होता है सेकेंडरी मार्केट में। जब वो नई कंपनी आती है उसके बाद 2-4 क्वार्टर की अर्निंग्स आएंगी, वहां पर वो उसके अर्निंग्स और उसका मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस ही ओवरऑल कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करेगा इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी में, अक्रॉस एफआई से लेके म्यूचुअल फंड से लेके एक रिटेल इन्वेस्टर। तो वो कॉन्फिडेंस आने में कुछ समय लगता है। अगर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो मैं समझता हूँ वैल्यूएशन में एक स्थिरता आती है और वैल्यूएशंस अपसाइड की तरफ एक्सपैंड भी कर सकते हैं। जी। सौरभ जी, मेरा भी एक सवाल आपसे इसी के कंटिन्यूशन में है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपनीज की, तो जब हमारा निवेशक उसमें इन्वेस्ट कर लेता है, तो जैसे विनोद सर ने भी बताया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें रुकना चाहें या उसमें आप लॉन्ग टर्म रहना चाहें। बट ये डिसाइड कैसे करें कि उसमें हमें रुकना चाहिए या लॉन्ग टर्म रहना चाहिए? कॉन्फिडेंस तो हम समझते हैं कि जो इन्वेस्टर है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, बट उसके अलावा जो कुछ एक साइंस और कुछ एक पॉइंटर्स जो ध्यान में रखने होते हैं, जिससे आप ये फाइनली सजेस्ट कर पाए कि आप इसमें रुक सकते हैं और इसमें आपको लॉन्ग टर्म रुका जा सकता है, तो वो कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे?
देखिए, उसके लिए थोड़ा-सा मैक्रो स्टडी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे अभी आपका एक सवाल था कि टेक्नोलॉजी वाली कंपनियाँ बहुत सारी आ रही हैं। देखिए, जो यूएस में हमने टेक्नोलॉजी डिस्रप्शन देखा, जैसे वहाँ पर हम फैंग स्टॉक की बात करते हैं, एक-एक स्टॉक की जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, वो इंडिया की टोटल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइज़ेशन से भी ज़्यादा, मतलब उसके आस-पास हो गई है। कहने का मतलब इतनी बड़ी हो गई हैं वो कंपनियाँ। और खासकर कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद हमने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना था, उसकी बजाय आईटी रेवोल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो बिज़नेस ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं, जी, कंपनियाँ अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर रही हैं, तो इस तरीके की जो कंपनियाँ बिज़नेस मॉडल होती हैं, वो काफ़ी रुचि देती हैं। और इसके अलावा जो सेक्टर्स लिस्टेड हैं, आपको थोड़ा-सा उसका ज्ञान लेना पड़ेगा। फ़र्ज़ कीजिए आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, अगर आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी कोई आती है, जिसका बिज़नेस जो है वो टेक्नोलॉजी डिस्रप्शन की तरफ है और वो आपको आईपीओ में आवंटन होता है, आपको वो अलॉटमेंट होती है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा बन सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द प्लेसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्राइसेस राइज कर रहे हैं। यूके में बहुत अच्छा डिमांड आ रहा है, अमेरिका में बहुत अच्छा डिमांड आ रहा है। फर्स्ट होम सेल्स, न्यू होम सेल्स का काफ़ी अच्छा आ रहा है। इंडिया में भी अभी काफ़ी अच्छा डिमांड आ रहा है। रियल एस्टेट के हमने अभी मैक्रो डेवलपर की लिस्टिंग देखी। हर किसी को लग रहा था कि लोडा डेवलपर ग्रुप है, थोड़ा डेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रमोटर का प्रॉब्लम है, लेकिन लिस्टिंग के बाद प्रमोटर ने काफ़ी अच्छा किया, कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है और रियल एस्टेट पूरा स्पेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो ये हमारे सामने इंडियन मार्केट का ही एग्जांपल है कि मैक्रोटेक ने लिस्टिंग के बाद एक हम अगर किसी ने कंटिन्यूएशन किया तो उसको पैसा मिला। तो देखने वाली बात ये है कि जो सेक्टर है, वो सेक्टर का वजूद कितना बड़ा है और वो किस टाइम से निकल रहा है। क्या वो ग्रोथ पीरियड से निकल रहा है? अगर वो सेक्टर ग्रोथ पीरियड से निकल रहा है, कंपनियाँ लार्ज कैप कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं, मिड कैप कंपनियाँ सरप्राइज़ कर रही हैं और उसी सेक्टर की एक कंपनी आके लिस्टेड हो जाती है, जिसमें आपको आईपीओ में शेयर भी अलॉट हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इट इज़ अ ब्लाइंड कोई इसमें शक नहीं है कि आप उसके साथ स्टे कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई नया बिज़नेस आ रहा है, जैसे अभी ज़ोमैटो की बात करी, इंडिया में अभी हमने इस तरह के जो बिज़नेसेस हैं उसका टेस्ट नहीं किया है। हमने वाटर वाटर टेस्ट जी, नहीं हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो रहता है। तो यहाँ पर अभी इस तरह के बिज़नेस को अपना प्रूव करना बाकी है, क्योंकि यूएस में तो क्या हुआ कि इस तरह के बिज़नेस ने अपने आप को प्रूव किया, लेकिन इंडिया में जो कंज्यूमर है वो भी बहुत समझदार है। ज़ोमैटो जैसी कंपनियाँ अभी तो खूब सारे सब्सक्राइबर लेके आ रही हैं, उनके क्लाइंट एडिशन बहुत हो रहे हैं क्योंकि दे आर जी, गिविंग मनी आउट ऑफ देयर पॉकेट्स, वो डिस्काउंट्स बहुत दे रहे हैं। क्या उनके बिज़नेस प्लान में ऐसा कुछ हो पाएगा कि वो कंपनी से जो डिलीवरी दे पा रहे हैं उससे चार्जेस भी ले पाएँगे और डिस्काउंटिंग को खत्म कर पाएँगे, तभी तो जाके बिज़नेस प्रॉफिटेबल बनेगा। जी, अभी तो जो गेम चल रहा है इट इज़ अ बिज़नेस ऑफ स्केलेबिलिटी। इंडिया एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक की सबको बात पता है, यंग पॉपुलेशन बहुत है, लोगों जी। को खाना बहुत पसंद है, तो बिज़नेस तो चल जाएगा। Whether it will be profitable or not, that is to be seen in the future and future will only tell. तो इस तरह के बिज़नेस में मैं समझता हूँ कि लिस्टिंग गेन लेना बहुत अच्छा है। अगर आपने पैसे लगा दिए, ₹75 पे लगाया, 120, 130, ₹140 मिल रहा है, बहुत अच्छे पैसे हैं, ले जाने चाहिए घर पे। अगर कल को कंपनी प्रूव करती है 2-4 क्वार्टर में आपको लगता है, फिर दोबारा महँगा खरीद लीजिए। हमको आदत है सस्ता खरीदने की। ये कोई जी, कपड़ा नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है कि हम उसको डिस्काउंट पे ले लें। ये स्टॉक मार्केट है। प्रीमियम पे लेंगे तो प्रीमियम पे बेचेंगे, डिस्काउंट पे लेंगे तो और डिस्काउंट पे बिकेगा। एक बात जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के फायदे के लिए कि वीके शर्मा सर, आपके जी। हिसाब से आने वाले 1-1.5 साल में अगर जब कोई इन्वेस्ट करना चाहता है अभी सेकेंडरी मार्केट में, तो टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? हाँ, देखिए एक चीज अगले 2 साल के लिए अगर मैं बात करूं तो एक ट्रेंड जो हमने देखा दिसंबर 2020 के बाद बदला है वो है आपका कमोडिटी। तो कमोडिटी का जो वनवास था वो 13 साल का था। 2008 के बाद अभी वापस निकला है। तो अब मैं समझता हूँ कि कमोडिटी स्टॉक अगले 2 साल के लिए कमोडिटी सेक्टर अच्छा कर सकता है और उसके चलते भी रियल एस्टेट भी अभी अच्छा कर रहा है। तो रियल एस्टेट के फाइनेंसिंग और प्लस आईटी क्षेत्र एक ऐसा है जो बिजनेस जिसके पास ऐसे औजार हैं कि कोई बिजनेस के अंदर डिसरप्शन भी आता है तो भी उसको यूज करते हैं और सुधरने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि रियल एस्टेट और दूसरा कमोडिटी, ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आप 10 साल के लिए नहीं खरीद सकते। आपको कमोडिटी साइकिल के पीक पे निकलना पड़ेगा। और जबकि आईटी क्षेत्र ऐसा है जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख सकते हो। तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि रिटर्न्स अभी अच्छे हैं लेकिन अल्टीमेटली आपको निकलना है। सोना सर, आपके टॉप 3 सेक्टर्स?
हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, आईटी सेक्टर मुझे लगता है कि इट विल कंटिन्यू टू डिस्टर्ब, काफी अच्छा कंटिन्यूअसली करता रहेगा, ये आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देगा। रियल एस्टेट सेक्टर में मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है 2021 का जो आगाज हुआ है 2020 के बाद काफी अच्छा है, और 2022 में हम देखेंगे कि कंपनियां बहुत अच्छा करेंगी। रीट जिस तरीके से खुल रहा है, हम ये देखेंगे कि कंपनियां किस तरीके से मोनेटाइज कर रही हैं बिजनेस को, कमर्शियल एसेट्स कैसे मोनेटाइज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, फिर रेंटल यील्ड्स भी ऊपर जाएंगे। तो ये सेक्टर मुझे काफी अच्छा लगता है। इसके कोई भी आप शुरू के 2-4 बड़े नाम आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए, चाहे वो डीएलएफ हो। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। छोटी कंपनी में मेरा मतलब है कि निवेश कभी भी नहीं करना। लार्ज कैप में या बड़े मिड कैप की कंपनी में, रियल एस्टेट सेक्टर में आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तीसरा सेक्टर मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन की बायंसी काफी अच्छी है, 1 लाख करोड़ से ऊपर के टैक्स कलेक्शन आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां ऐसा बता रही हैं कि उनको पैसा जो मिल रहा है, टाइमली पेमेंट मिल रहा है। खासकर जो कंपनियां सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में है, वहां पर कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि ये कंपनियां काफी अच्छा निवेश के लिए आपको साबित हो सकती हैं। और कैपिटल गुड सेक्टर, एल&टी अभी तक, जैसे एल&टी जैसी कंपनियां अभी तक बिकॉज ऑफ कोविड डिसरप्शन जो अपना एक बिजनेस को अच्छे तरीके से नहीं दर्शा पाई है। मुझे लगता है कि अगले 6 महीने और मतलब अब से जो उनका समय शुरू होने वाला है वो काफी अच्छा है। तो काउंटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 20 रुपए आप डालिए आईटी में, 20 रुपए आप डालिए रियल एस्टेट में, 20 रुपए आप डालिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, 20 रुपए डालिए आप कैपिटल गुड सेक्टर में, और 20 रुपए बचा के रखिए कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आती है उससे कैसे फायदा लेना है, क्योंकि दिस ईयर विल बी फुल ऑफ वॉलेटिलिटी। अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, तो कुछ ट्रेडिंग प्ले करने के लिए जहां पर आपको कॉन्फिडेंस है, जब मार्केट में करेक्शन है चुप करके बाय कर लीजिए, मार्केट नॉर्मलाइज हो जाए बेच दीजिए। तो इट कैन क्रिएट अल्फा ऑन योर पोर्टफोलियो। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी। आप दोनों हमारे दोनों विशेषज्ञों ने दर्शकों को बताया कि प्राइमरी मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना हो तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में आईपीओ की बाढ़ आ रही है। कई सारे मतलब कंपनियां जो हैं वो आईपीओ लाने वाली हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि जो सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो आगे चलकर आपको मुनाफा दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जागरण डायलॉग्स में जो हम फायदे की बात करती हैं वो वाकई आपको फायदा पहुंचाए। हम अपने दोनों गेस्ट का, दोनों अतिथियों का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपना समय निकाला और जागरण डायलॉग से जुड़ी हुई, जागरण डायलॉग से जुड़ा हुआ जो कंटेंट है वो आप जागरण.com पर पढ़ सकते हैं, और अगर आप वीडियो मिस कर गए हैं तो जागरण.com के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसका वीडियो भी देख सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मनीष जी और वरुण जी इस मंच पर बुलाने के लिए।